कांग्रेस के किसी भी घोषणा पत्र को उठा करके देख लीजिए। आपने आपका घोषणा पत्र रिश्ते हर 5 साल का घोषणा पत्र लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, वो घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए, उसमें 10 और 15 बात वही मिल जाएंगी। आज से 40 साल पहले जो कही थी वही बात वो आज कहते हैं। आज बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो मैं यहाँ पहुंचने पर मैं अपनी ओर से आप सभी की तरफ से दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ। देखिएगा मुख्यमंत्री का कितना बिजी शेड्यूल होता है, उन्होंने हमारे हल्के के लिए मेरे लिए समय निकाल करके यहाँ पहुंचे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी से मेरे लिए आशीर्वाद मांगने काम करेंगे, तो मैं पुनः इनका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। तो मुझे ये कहते हुए आज बड़ी खुशी है, आज हमारे बीच में ब्राह्मण समाज से बहुत ही महापुरुष कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, तो मैं ब्राह्मण समाज का भी धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से जो इस पंडाल में दूसरे समाजों से लोग आए हैं, मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे से पहले बहुत से सभी वक्ताओं ने बहुत से विस्तार से चर्चा की, चुनाव सभा के बारे में चर्चा की, हमारी केंद्र की सरकार ने क्या काम किए, हमारी प्रदेश की सरकार ने क्या काम किए, सभी ने मुझे मेरे लिए वोट की अपील भी की है। तो आप सभी जानते हैं 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हम सभी आपसे वोट की अपील करने आए। मैं भी हाथ जोड़ करके आप सभी से वोट की अपील करता हूं और अपील करता हूं कि आने वाले 5 अक्टूबर को कमल के फूल के सामने, तीसरे नंबर पे है निशान, कमल के फूल के सामने बटन दबा करके अपने भाई राम कुमार कश्यप को भारी मतों से जिताने का, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। आपने पहले भी मुझे भारी मतों से जिताने का काम किया था, अब फिर जो दूसरी बार भी भारी मतों जिताएंगे, धन्यवाद करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी है, देखिएगा ब्राह्मण समाज काफी संख्या में आया है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दे दिया पगड़ी बना करके तो आशीर्वाद दे दिया, इसमें धन्यवाद करता हूं। और आप सभी का भी आशीर्वाद है, आप जो सामने बैठे हैं, आपका भी सभी का आशीर्वाद है। तो मैं ज्यादा न कहता हूं, जो हमारी केंद्र की सरकार ने काम किए हैं, जो हमारी प्रदेश की सरकार ने काम किया है, आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनी है। देखिएगा मैं भी 2014 में राज्यसभा का मेंबर था, तो मेरे दौरान भी ऐसे ही ऐतिहासिक निर्णय लिए गए मोदी जी के द्वारा। इतने ऐतिहासिक निर्णय काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं ओबीसी समाज से संबंध रखता हूं। मोदी जी के प्रधानमंत्री से पहले बनने से पहले केंद्र में तो पहले ओबीसी कमीशन होता था, ओबीसी कमीशन था, परंतु कांग्रेस वालों ने उसको कोई संवैधानिक शक्तियां नहीं दे रखी थी। हम उस समय जो एमपी ओबीसी थे, जो ओबीसी के एमपी थे, सब इकट्ठे हुए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमने इसके बारे में अवगत कराया, तो हमारी बात मान करके ओबीसी कमीशन का उन्हें गठन किया गया, उसको संवैधानिक शक्तियां देने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो कहने की बात है, आज जो ओबीसी कमीशन है उसी प्रकार से देश में काम कर रहा है जिस प्रकार से SC/ST कमीशन काम करता है। अगर किसी ओबीसी भाई के भाई को, बहन को, किसी को कोई अन्याय कहीं होता है तो वहां जाकर के वो अपील कर सकता है, न्याय मांग सकता है। इस प्रकार ये शक्तियां हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। इसके बाद दूसरा ऐतिहासिक निर्णय जो धारा 370 को हटाने में किया, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हमारी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने हमेशा के लिए धारा 370 को हटाने का काम किया। मुझे यह बताते बड़ी खुशी हो रही है, जब ये बिल आया था, मैं राज्यसभा का मेंबर था, मैंने भी इसको धारा को हटाने के लिए अपनी वोट का इस्तेमाल किया। मुझे गर्व है और मुझे ये बताते बड़ी खुशी है, जो हमारे एमपी साहब बैठे ना सतीश गौतम जी, ये भी उस समय लोकसभा के एमपी थे, इन्होंने भी वोट डाल रखी उसको हटाने के लिए। आपका भी धन्यवाद है।
देखिएगा उसके बाद एक आयुष्मान भारत योजना, हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री एक इतनी बढ़िया स्वास्थ्य संबंधी योजना लेकर के आए, आयुष्मान भारत योजना हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया स्वास्थ्य संबंधी योजना है। तो ये आयुष्मान योजना, इसमें जो है बिल्कुल गरीब परिवार के मेंबर्स को 5 लाख रुपए तक की सरकारी खर्चे पे इलाज कराने की सुविधा केंद्र सरकार देती है। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो हमारी प्रदेश की सरकार ने इसमें एडिशन किया है, इसमें विस्तार कर दिया। हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री ने, एक्स मुख्यमंत्री ने इसका विस्तार किया। ऐसे परिवार, गरीब परिवार जो इसमें रह गए थे, वंचित रह गए थे, उनकी जो मतलब बीपीएल की जो लिमिट है 1,20,000 केंद्र की सरकार के अनुसार बीपीएल परिवार हुआ है जिसकी वार्षिक इनकम 1,20,000 से कम है। हमारे मनोहर लाल जी ने इस लिमिट को बढ़ाने का काम किया, 1,20,000 से इसको लेकर के 1,80,000, अब जो है 1,80,000 से कम जो है वो भी बीपीएल की कैटेगरी में प्रदेश सरकार ने मान लिया। इसलिए किया ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब भाई इसमें कवर हो जाए। इसलिए अब हमारी प्रदेश की सरकार, जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला था, गरीब है, बीपीएल है, हमारी प्रदेश की सरकार उनको जो है चिरायु कार्ड देने जा रही है, चिरायु कार्ड देने। तो मैं ये बता रहा था आयुष्मान कार्ड। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये भी मेरे समय में बिल आया था। ये देखिएगा, अगर कोई प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने किसानों के समान में काम किया। नरेंद्र मोदी जी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किसानों का इस प्रकार से कोई सम्मान नहीं किया। अब देखिए, किसानों के सम्मान के लिए उनके खाते में सालाना 6,000 रुपए डालने का काम करते हैं। और अब तो बड़ी खुशी की बात है, अभी 8,000 हो गए, तो कितना बड़ा मान सम्मान किसानों का है इसमें मिला है। तो कांग्रेस वाले कहते हैं, जब ये बिल वहां पर बिल आया, जब ये घोषणा करी, मेरे को याद है, कह रहे तो राशि कम है, बहुत कम राशि। मैंने कहा भाई ये कोई ग्रांट नहीं है जो छात्र में खाते में जाती है, ये तो उनका मान सम्मान है, मान सम्मान किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा उज्ज्वला गैस योजना, ये कितनी बढ़िया योजना लेकर के आए मोदी जी महिलाओं के लिए। ऐसी गरीब महिलाएं जिनके घर में चूल्हे गैस नहीं थे, उन सभी को इस योजना के अंदर गैस के सिलेंडर चूल्हे देने का काम किया। आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जब केंद्र सरकार इस प्रकार की सुविधा देती है, सिलेंडर चूल्हे देती है, सरकार के उसके 5,000 रुपये खर्चा। भारत माता की, भारत माता की। आज की विधानसभा इंद्री की चुनावी सभा में आपके अपने प्रत्याशी, जिन्होंने अभी आपको बताया कि उन्होंने विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए राज्यसभा का आपकी सेवा की है, और मैं आगे भी कहना चाहता हूं, ये आगे भी आपकी एक मुख्यता के रूप में आपकी सेवा करते रहेंगे। ऐसे सम्मानीय रामकुमार कश्यप जी, जिन्होंने आपको सुना, आपके बीच में लगभग 1 महीने से आपके बीच में है। उत्तर प्रदेश के उस इलाके से आप आते हैं जहां उस लोकसभा का नाम आता है तो लोगों के मन में ख्याल आता होगा, लेकिन ऐसे सांसद सतीश जी, गौतम साहब, जो आपके जिले के चुनाव के प्रभारी हैं, क्योंकि हर विधानसभा के चुनाव में लगभग 25-30 साल से मैं आपके यहां जाता हूं। आपने जिस मेहनत के साथ उस अलीगढ़ लोकसभा से आप जीत करके आते हैं, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की सेवा और उनका भाव आप ग्रहण करते हैं, और इसके कारण तीसरी बार आपको सांसद बनाया है। भाई, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष बहुत ही अनुभवी है। मैं देखता हूं कि ये पार्टी का काम करते हैं भाई ब्रजभूषण गुप्ता जी,
जिले के प्रभारी भाई भारत भूषण जी, इस कार्यक्रम के संयोजक धर्मपाल जी, इस कमालपुरा विधानसभा के प्रभारी मेयर सिंह जी, मेरे साथ आए राजस्थान से पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और अभी विराटनगर, क्योंकि आपके क्षेत्र से विराटनगर का बहुत अच्छा संबंध है। ये वही विराटनगर है, उस विराटनगर से हमारे विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी आए हैं और ये भी लगभग 1 महीना से आपके हरियाणा में काम कर रहे हैं। भाई प्रवीण लाठर जी संयोजक चुनाव इंद्री, भाई सुरेंद्र जी शर्मा अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा, भाई रघुवीर जी पतान वरिष्ठ भाजपा नेता, अमनदीप जी विक्र मंडल अध्यक्ष, अमित कंबोज जी मंडल अध्यक्ष, अनिल चौहान जी मंडल अध्यक्ष, सोहन सिंह जी राणा, पंकज कंबोज जी, शुभम गुप्ता जी, राजेश सैनी जी और इस सभा में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, एक साथ आप सभी लोगों का दर्शन का लाभ मुझे मिला। मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। आज मेरी 3 सभा थी, ये मेरी तीसरी सभा है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आप अच्छी तरह से जानते हो। यहां की रिश्तेदारी नातेदारी ये भी कहीं ना कहीं होके निकली हुई है। मेरा 4 दिन पहले कार्यक्रम बना था तो मेरे पास लगातार फोन आ रहे थे, लगातार हरियाणा से फोन आ रहे थे कि आप हमारे यहां आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूं, कार्यक्रम बन रहा है। लेकिन कई लोगों से कहा कि मेरे आने का मतलब क्या है, ये तो आप समझते हो। मैंने उनसे कहा, मेरे के भाई या तो मैं आऊंगा तो 2, 3, 4, 6 बारात उधर करानी पड़ेगी, नहीं इधर करानी पड़ेगी। जब तक बारात नहीं होगी तब तक काम कैसे चलेगा। तो मैंने कहा क्योंकि हमारे पड़ोस के हैं, सभी रिश्तेदारी हैं, वो आज भी मिले, कल भी मिलने वाले हैं। क्योंकि हर सीजन जब शादी का आता है तो ऐसे ही तो उत्तर प्रदेश में आना पड़ता है। अलीगढ़, हाथरस, वहां तक मथुरा तक पूरा जाते हैं और यही आपके यहाँ होता है। गुड़गांव से लेकर के पूरे क्षेत्र में आपके यहाँ आना जाना रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, आपने देखा होगा देश के अंदर किस तरह का परिवर्तन 2014 के बाद हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं और वो ध्यान में यह दिलाना चाहता हूं कि आजादी से पहले किस तरह की स्थिति हमारे देश के अंदर थी। इस देश में हजारों सालों की गुलामी के बाद कभी हूण आया, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए। लगातार उन्होंने देश पर राज किया। लेकिन मैं यहां से एक ही बात कहना चाह रहा हूं और वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कुछ हमारे लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, जब चुनाव आता है तो जाति की पार्टी की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा तमाशा देखने वाले थे। और वो तमाशा देखने वाले इसलिए थे कि उनको उस आजादी का भान नहीं था, ज्ञान नहीं था, उसके बारे में वो जानते नहीं थे। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में, कटो जागो इस देश दुनिया पर छा जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और इस नरेंद्र ने करके बता दिया। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप परिवर्तन देख रहे हैं 2014 के बाद जिस तरह से देश में परिवर्तन हुआ है,
चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे वो हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद से छुटकारा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आपने देखा है। आपने ये भी देखा है। मैं आपको 2014 से पहले भी ले जाना चाहता हूं। मेरे कई बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने 2014 से पहले हरियाणा की स्थिति देखी है, पूरे देश की स्थिति देखी है। किस तरह से देश के अंदर आतंकी आते थे, कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर, कहीं किसी चौराहे पर, कहीं किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चले जाते थे। हम कुछ नहीं कर पाते थे, हम टुटुर देखते थे, भय के साए में रहते थे। लेकिन 2014 के बाद आपने परिवर्तन देखा होगा। यही नहीं, जो लोग कहते थे कश्मीर के अंदर लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें आती थी, धारा 370 के बाद आपने वहां परिवर्तन देखा है, परिवर्तन देखा है। मैं परसों के दिन जम्मू कश्मीर के अंदर था, वहां मेरी 3 सभाएं थी, मैं उनमें गया। वहां के लोगों ने मेरे से कहा कि आप जहां सभा कर रहे हैं, जहां आतंकी छाया हुआ करता था, जहां आतंकवादी आते थे, लेकिन मैं हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक गया, लोग जिस शांति के साथ रह रहे हैं। लोग कहते थे कि हम नीचे सामान लेने जाते थे, हमको 3 दिन हो जाते थे, 3 दिन में हमें नीचे जाते थे और 3 दिन में पैदल लौट करके उन पहाड़ियों पर जाते थे। लेकिन आज एक पहाड़ी पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से वहां एक पहाड़ी पर सड़क बन गई। ये 2014 के बाद हुआ है मेरे भाई और बहनों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो दर्द में इसलिए है कि मैं एक गांव से आता हूं, एक गांव से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, क्योंकि गांव में रह करके सरपंच भी बना, वहां की स्थिति भी मैंने देखी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं याद दिलाना चाहता हूं तो आप सभी को कि उससे पहले की स्थिति देख लेते। अरे बारिश के समय में तो किसी बारिश अगर ज्यादा आ जाती थी तो दूसरे गांव से दूसरे गांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ 1-2 दिन और 3 दिन निकालने पड़ते थे, क्योंकि जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था, जाने के लिए रास्ता नहीं होता था। लेकिन भला हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से एक गांव को सड़क से पहुंचाने का काम किया। तो हम पट से मोटरसाइकिल लेकर के, गाड़ी लेकर के सुगम स्थान पर पहुंच जाते हैं। और नहीं, पहले तो रिश्तेदारी में जाते थे तो दोपहर का खाना इसके यहाँ हुआ, शाम का अगर किसी के 4 मामा होते तो दूसरे मामा के होता था, 3 दिन में लौट करके आते थे। लेकिन अब तो जाते हैं 3 रिश्तेदारियों में होकर के शाम को अपने घर आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं, ये बताइए। ये परिवर्तन आपने देखा कि नहीं देखा? पहले गांव और शहर में परिवर्तन था। हम देखते थे शहर की स्थिति क्या थी कि गांव में न शिक्षा थी, न चिकित्सा थी, न बिजली थी, न पानी था, कुछ नहीं था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घर को जोड़ने का काम किया है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश पहले से अग्रणी था, तो यहाँ थोड़ा पहले आ गया। हम तो राजस्थान वाले और उत्तर प्रदेश वाले, हमारे सतीश जी को पता है कि अभी पिछले दिनों इस तरह के गांव थे जो बिजली से जोड़ने का काम किया, सड़क से जोड़ने का काम किया है। मैं आपको यही याद दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं। जरा 2014 से पहले का हरियाणा देख लीजिए, किस तरह का यहाँ भ्रष्टाचार होता था। किसानों की जमीन कितनी सस्ती ली जाती थी। किसानों को जो चेक दिया जाता था वो 2-2 रुपए के चेक दिए जाते थे, 2-2 रुपए के चेक। उनको जरा ध्यान करो, विशेषकर हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं और युवाओं से कहना चाहता हूं कि जरा अपने बुजुर्गों के पास बैठे 2014 और उससे पहले की कहानी तो सुने कि किस तरह की कहानी थी। कई लोग कहते हैं
कि ऐसी स्थिति होती थी, हमारा नौजवान पेपर देता था, नौकरी पर भी बोली हरियाणा के अंदर लग जाती थी। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब चुनाव आता है कांग्रेस का घोषणा पत्र निकल करके आता है, घोषणा पत्र निकल करके आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि शायद मैं जो कह रहा हूं उस बात को अगर ध्यान से सुनेंगे और घर जाकर के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। कांग्रेस के किसी भी घोषणा पत्र को उठा करके देख लीजिए, आपने आपका घोषणा पत्र रिश्ते हर 5 साल का घोषणा पत्र लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, वो घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए, उसमें 10 और 15 बात वही मिल जाएंगी आज से 40 साल पहले जो कही थी, वही बात वो आज कहते हैं, आज कहते हैं। गरीबी हटाओ को नारा किसने दिया? इंदिरा जी से लेकर के, राजीव गांधी जी से लेकर के, बीपी सिंह जी से लेकर के, बीच में और आ गए एक नरसिंह राव जी, उनसे लेकर के, सोनिया जी से लेकर के, अब राहुल बाबा भी वही कह रहे हैं हम गरीबी हटाएंगे। अरे ये नारा तो देते देते कई पीढ़ी निकल गई आपकी। कांग्रेस का गरीब से कोई नाता नहीं है, मजदूर से कोई नाता नहीं है। आप योजना उठा करके देख लीजिए। अगर विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, हमारी 2014 में केंद्र की सरकार बनी थी, जो संकल्प पत्र हमने जनता के बीच में रखा वो पूरा किया, वो 2019 तक पूरा हुआ, 2019 में रखा वो 2023 तक पूरा किया, और अभी जो 2024 में रखा है